नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो से रिलेटेड यानी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी लास्ट में कवर करेंगे। तो पहले हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ही हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। तो याद रखिएगा, संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक। तो ये सभी अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ने। इसमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 124। यही सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अनुच्छेद 124 में ही सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। इसी में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी योग्यताएं, उन्हें अपने पद से हटाना कैसे है, सब अनुच्छेद 124 में ही है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान। तो इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। ये हमारे मूल संविधान में कहा गया है। पर साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि संसद को कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। जैसा कि आपने देखा होगा, अब 8 न्यायाधीश नहीं हैं, अब टोटल 34 न्यायाधीश हैं, क्योंकि समय समय पर संसद ने कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है। तो मूल संविधान में क्या कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया था कि 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिसको मिलाकर टोटल 8 न्यायाधीश होंगे। ये मूल संविधान में कहा गया था। पर वर्तमान में देखा जाए तो अभी 34 न्यायाधीश हैं टोटल, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एन.वी. रमन्ना हैं। ये हमारे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, एन.वी. रमन्ना। ये भी याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है। तो ये भी अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। जब 125 आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। पहला, कि वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो याद रखिएगा, कितनी वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं। और उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। अगर कोई प्रश्न उठेगा तो संसद में ही वो सुलझाया जाएगा। और वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, अगर वो चाहें तो 65 वर्ष की आयु से पहले ही त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकते हैं, तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और तीसरा प्रावधान है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो संसद की सिफारिश पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। पर हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति। और इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। पहले महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटाएंगे। तो याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी, इतना आसान नहीं है। तो ये 3 प्रावधान हैं जब न्यायाधीश का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। पहला, कि 65 वर्ष की आयु अगर पूरी हो जाएगी तब न्यायाधीश का कार्यकाल खत्म हो जाएगा।
दूसरा, अगर वो खुद ही त्यागपत्र दे दें, और तीसरा, जब उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाए, यानी कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये 3 प्रावधान हैं जिसके तहत न्यायाधीश का कार्यकाल खत्म होता है, याद रखिएगा। तो कार्यकाल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या हैं। तो पहली योग्यता है कि वो भारत के नागरिक हों। क्या है? कि वो भारत के नागरिक हों। और बाकी की जो ये 3 योग्यताएं हैं, अगर इसमें से वो एक भी पूरी करते हैं तो वो न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। पहली तो होनी ही चाहिए कि वो भारत के नागरिक हों, और इसमें और है, ये भी और है और ये भी और है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है ना या। तो इन 3 कंडीशन में से अगर वो एक भी फुलफिल करते हैं तो वो न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। पहली कंडीशन क्या है? कि वो किसी हाई कोर्ट में कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हों। यानी कि अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो उससे पहले किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक वो जज रह चुके हों, तब वो न्यायाधीश बनने के योग्य हैं सुप्रीम कोर्ट के। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक उन्होंने वकालत की हो। या तो वो हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहे हों, या किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत की हो, तब भी वो बन सकते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है? कि अगर वो ऊपर वाली 2 कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते तो तीसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून के अच्छे जानकार हों। पर आज तक ये जो तीसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, इस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश नहीं बना। हरदम जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं वो ज़्यादातर ये जो ऊपर वाली 2 कंडीशन हैं इनमें से एक फुलफिल करके बनते हैं। तो क्या क्या हो गया? वो भारत के नागरिक हों, ये तो होने ही चाहिए, और बाकी की जो ये 3 प्रावधान हैं इनमें से एक पूरा होना चाहिए। या तो वो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुके हों, या हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून के अच्छे जानकार हों, याद रखिएगा। तो न्यायाधीशों की योग्यताओं के बाद अब हम पढ़ते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे देख लिया कि उनमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अब हम देखते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चाहे नियुक्ति हो तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर वो उन्हें शपथ दिलानी है तो वो भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगर उन्हें अपना कोई त्यागपत्र देना है तो वो भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र तीनों राष्ट्रपति के द्वारा ही हैं, याद रखिएगा। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पर किसके परामर्श पर की जाती है, किसके सलाह पर की जाती है, यही इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपने पढ़ा हो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती हो। पर याद रखेगा, वर्तमान में देखा जाए तो जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सहायता से, यानी कि कॉलेजियम की सलाह पर की जाती है। वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, 1950 से लेकर 1993 तक राष्ट्रपति के द्वारा जो ये नियुक्ति की जाती थी न्यायाधीश की, ये मंत्री परिषद के सलाह पर की जाती थी। तो सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप था हमारी न्यायपालिका पर, तो ये गलत था। तो इसीलिए 1993 से वर्तमान तक अब कैसे की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति अब की जाती है। ये कॉलेजियम जो शब्द है इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे अब पूछा जाए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है, तो कॉलेजियम के परामर्श पर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो ये कॉलेजियम है ये न्यायाधीशों का नाम सजेस्ट करते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उन्हें शपथ ग्रहण करा देते हैं। तो शपथ जो ग्रहण कराते हैं, यानी कि जो नियुक्ति कराते हैं, वो राष्ट्रपति कराते हैं, पर कॉलेजियम की परामर्श पर। तो ये कॉलेजियम क्या है? तो कॉलेजियम आप ऐसे मानिए कि ये एक प्रकार की कमेटी है जो न्यायाधीशों का नाम सजेस्ट करती है। तो इस कमेटी के मेंबर कौन होते हैं? तो एक हमारे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में NV रमन्ना हैं, और बाकी के 4 जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें से चुने जाते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, टोटल 5 न्यायाधीश होते हैं कॉलेजियम में, और यही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का नाम सजेस्ट करते हैं राष्ट्रपति को। तो याद रखिएगा, 1950 से लेकर 93 तक मंत्रिपरिषद के सलाह पर होता था काम, पर अब वर्तमान में 1993 से लेकर अभी तक
कोलेजियम के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अब हम आगे देखते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो जो 33 न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कोलेजियम की सलाह पर होती है। बचे एक मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, अब हम वो देखते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये याद रखिएगा कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। पर परंपरा क्या चली आ रही है कि जो राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर न्यायाधीश हैं, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। ये परंपरा चली आ रही है। याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। पर इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन हुआ है, यानी कि 2 बार ऐसा हुआ है कि जो सीनियर जज हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। तो ये देख लीजिए, पहले अजीत नाथ रे 1973 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इनसे ऊपर 3 सीनियर जज थे, पर उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया, इन्हें बना दिया गया, अजीत नाथ रे को। और दूसरा केस है हमीदुल्ला बेग 1977 में। तो ये भी सीनियर नहीं थे अपने समय में, पर इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो ये 2 बार परंपरा का उल्लंघन हुआ है, याद रखेगा, अजीत नाथ रे और हमीदुल्ला बेग। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये भी याद रखेगा, पूछे जाते हैं कि सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं। तो वाई.वी. चंद्रचूड़ ये सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, 2696 दिन तक। और सबसे कम समय तक कौन रहे हैं, तो कमल नारायण सिंह मात्र 17 दिन तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ये दोनों नाम याद रखेगा, सबसे लंबे समय तक चंद्रचूड़ और सबसे कम समय तक नारायण सिंह, याद रखेगा। तो हमने न्यायाधीशों की योग्यताएं देख ली, उनकी नियुक्ति देख ली, उसके बाद देख लिया कि उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया कैसे जा सकता है। इसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। वो देखते हैं कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो न्यायाधीशों को 2 ही कंडीशन में उनके पद से हटाया जा सकता है। एक है कदाचार, जिसे मिसबिहेवियर कहते हैं, और दूसरा है अक्षमता, इनकैपेसिटी। तो कदाचार और अक्षमता के आरोप में इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो कदाचार में ही संविधान का उल्लंघन आ जाता है कि अगर वो संविधान को नहीं मानेंगे तो वो भी कदाचार में आ जाता है। तो कदाचार और अक्षमता के आरोप में इन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। हटा नहीं दिया जाएगा, पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। तो क्या क्या प्रक्रिया होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये कोई बाध्य नहीं है कि पहले लोकसभा में ही इस प्रस्ताव को लाया जाए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पर यह याद रखिएगा कि अगर प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में लाया गया है तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्य इसके समर्थन में होने चाहिए। ये नहीं कि किसी की भी मर्जी चली किसी भी सदस्य की और न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। नहीं, अगर वो लोकसभा में लाया जाएगा तो कम से कम 100 सदस्य इसके समर्थन में होने चाहिए। पर अगर यही प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाए तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन, अगर राज्यसभा में लाया जाए तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अगर ये समर्थन भी मिल गया फिर तो समर्थन मिल जाने के बाद संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाएगी। यानी कि संबंधित सदन का मतलब जहां सबसे पहले ये प्रस्ताव पास किया गया, जिस सदन में, उसके अध्यक्ष के द्वारा पहले न्यायाधीश पे जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। फिर जांच के बाद संसद में इस पर चर्चा होगी, इस पर बहस होगी। और याद रखेगा, चर्चा होने से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है कि संसद में बहस चले, इसे 14 दिन पहले जिस न्यायाधीश पर आरोप लगे हैं उसको नोटिस दिया जाएगा ताकि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके। उसके बाद दोनों सदनों में यदि 2/3 बहुमत से ये पास हो गया कि इस न्यायाधीश को हटाना है, अगर पहले लोकसभा में ये प्रस्ताव गया है तो वहाँ से भी 2/3 बहुमत से पास हो जाए, उसके बाद राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास हो जाए, तो उसके बाद इस प्रस्ताव को
राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तो उसके बाद जाकर न्यायाधीश को हटाया जाएगा। पर याद रखिएगा, आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया, क्योंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। पहले तो लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास हो, उसके बाद राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास हो, उसके बाद किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है किसी भी न्यायाधीश को हटाने की। तो जैसा कि पीछे हमने पूरी प्रक्रिया देख ली और मैंने आपको बताया कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है। हाँ, इसकी कोशिश जरूर की गई है पर किसी को हटाया नहीं गया। तो कोशिश की गई है वो भी देख लेते हैं कि सबसे पहले वी रामास्वामी एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के। ये एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, मगर यह प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया। लोकसभा में लाया तो गया पर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो इन्हें भी हटाया नहीं गया। और दूसरा केस है दीपक मिश्रा। ये भी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और वहाँ भी इसे प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया, इसे तो सभापति ने ही खारिज कर दिया। तो 2 केस हैं, रामास्वामी को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया पर पारित नहीं हो पाया, और दीपक मिश्रा को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया पर राज्यसभा के सभापति ने ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो ये दोनों नाम याद रखेगा, रामास्वामी और दीपक मिश्रा। तो अनुच्छेद 124 के बाद अब हम आते हैं अनुच्छेद 125 पर। तो इसमें क्या है, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कि उन्हें वेतन कितना दिया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, याद रखेगा। और जब तक यह अपने पद पर रहते हैं इनके वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। ये संविधान में लिखा है कि जब तक ये अपने पद पर रहते हैं इनके वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। हाँ, बढ़ाया जा सकता है पर कटौती नहीं की जा सकती। तो इन्हें वेतन मिलता कितना है ये देख लेते हैं। तो हमने पीछे देखा था कितने टोटल न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें 2,80,000 प्रति महीने मिलता है और जो अन्य न्यायाधीश हैं इन्हें 2,50,000 प्रति महीने मिलता है। तो मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश हैं 33 न्यायाधीश हैं उन्हें 2.5 लाख, याद रखेगा। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 126। इसमें क्या कहा गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, किसी भी कारण वजह से वो बीमार पड़ गए हैं या कहीं पर छुट्टी पर गए हैं, तो उनकी जगह पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं अस्थायी तौर पर, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, पर जनरली जो सबसे सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 126 के बाद अब हम आते हैं अनुच्छेद 127 पर। इसमें क्या है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडहॉक जज। तो 126 में हमने देखा कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं अगर इनका पद अस्थायी तौर पर रिक्त होगा तो उसकी जगह पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे, पर जो बाकी के 33 न्यायाधीश हैं अगर उनका पद अस्थायी तौर पर रिक्त होगा तो उसकी जगह पर किसकी नियुक्ति की जाएगी वो इसमें बताया गया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें लिखा क्या है, उसके बाद आसान शब्दों में समझा दूंगा। तो गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है और वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि जो 33 न्यायाधीश हैं उनमें से कई न्यायाधीशों का पद रिक्त है, तो उनकी जगह पर अस्थायी तौर पर जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति की पहले तो सहमति लेंगे और उसके बाद किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उनकी जगह पर अस्थायी तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। उन्हीं को तदर्थ न्यायाधीश कहा जाएगा। पर ये याद रखिएगा, मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अस्थायी तौर के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया, पर उससे पहले जो CJI हैं
इन्हें दो लोगों की परमिशन लेनी होगी। वो कौन कौन है? एक तो राष्ट्रपति हैं, इनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और दूसरे, जिस भी हाई कोर्ट से न्यायाधीश को लिया गया है, मतलब कि जिस भी हाई कोर्ट से न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी तौर पर न्यायाधीश बनाया गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ेगी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, याद रखेगा। तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति दोनों का परामर्श लेकर ही जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे है अनुच्छेद 128। इसमें क्या कहा गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि रिटायर जो जज हो चुके हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अस्थायी तौर पर बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए कि जो हाई कोर्ट के सीजेआई हैं, इन्होंने परमिशन नहीं दी, किसी भी हाई कोर्ट के सीजेआई ने परमिशन नहीं दी, तो उस केस में जो रिटायर जज हैं, उन्हें भी अस्थायी तौर पर न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो गणपूर्ति नहीं होने पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रपति की सलाह लेंगे और जो रिटायर जज हैं, उन्हें भी अस्थायी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं, याद रखेगा। आगे है अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा, वो पत्थर की लकीर होगा, उसे एक रिकॉर्ड की तरह संभाल कर रखा जाएगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया किसी भी जुल्म के लिए और 1 साल की सज़ा दी, तो उसके बाद अगर वो जुल्म भारत में कहीं पर भी किसी के भी द्वारा किया जाएगा, तो 1 ही साल की सज़ा सुनाई जाएगी। वो एक रिकॉर्ड की तरह होगा, चाहे कोई हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या खुद सुप्रीम कोर्ट हो। अब उस जुल्म में 1 ही साल की सज़ा सुनाई जाएगी, तो ये एक रिकॉर्ड की तरह दर्ज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला दिया जाता है, इसलिए सोच समझकर दिया जाता है, ये एक रिकॉर्ड की तरह होता है। और अगर कोई भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस फैसले को नहीं मानेगी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सज़ा सुनाई और कोई हाई कोर्ट है उसने 2 साल की सज़ा सुना दी, तो उस न्यायाधीश पर केस हो सकता है, उस पर मुकदमा हो सकता है, याद रखेगा। इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अब हम आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 129 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 130। इसमें क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, यह संविधान में कहा गया है, और मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, मगर वो ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है, याद रखेगा। राष्ट्रपति की अनुमति इसमें होनी चाहिए। तो आगे अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की शक्ति। तो अनुच्छेद 131 के अनुसार कुछ मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। तो कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, उनके नीचे न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। तो मैंने आपको मौलिक अधिकारों वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर वहाँ पर आपको ऑप्शन था कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। पर कुछ ऐसे मामले हैं जो अनुच्छेद 131 में बताए गए हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, उससे नीचे कोई भी न्यायालय में नहीं सुनवाई हो सकती। तो कौन कौन से मामले हैं जो अनुच्छेद 131 में दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो 3 प्रकार के मामले हैं जो इसमें बताए गए हैं। पहला, अगर किसी राज्य का दूसरे राज्य से विवाद हो जाए, मान लीजिए पंजाब का और हरियाणा का आपस में विवाद हो जाए, तो वो मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दूसरा, अगर सेंटर का स्टेट के साथ विवाद हो जाए, यानी कि केंद्र सरकार का केंद्र का राज्य के साथ विवाद हो जाए, तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और तीसरा केस है जब केंद्र और कुछ राज्य आपस में गुट बना लें और जो अन्य राज्य हैं ये आपस में गुट बना लें और उनके बीच में विवाद हो जाए। जैसा मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल की सहायता से। तो अभी केंद्र में किसकी सरकार है? तो बीजेपी की। मान लीजिए बीजेपी कोई कानून लेकर आई, तो जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो उसे मान लेंगे, वो तो सेंटर के साथ आ जाएंगे, पर बाकी के जो राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी का शासन नहीं है वो राज्य अलग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार केंद्र और राज्य जब एक गुट बना लें और बाकी के राज्य अलग हो जाएं और इनके बीच कोई विवाद हो जाए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही मामला जाएगा, याद रखिएगा। तो ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं अपीलीय अधिकार। तो अनुच्छेद 132 के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ पर अपील कर सकते हैं, पर पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद हाई कोर्ट
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। मान लीजिए हाई कोर्ट ने आपको दोषी साबित कर दिया, पर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट निर्दोष साबित कर देता है तो सभी न्यायालयों को इसको मानना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं। कोई संवैधानिक मामला हो तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोई दीवानी मामला हो यानी कि पैसे से संबंधित हो, संपत्ति से संबंधित हो, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोई फौजदारी मामला हो यानी कि मारपीट झगड़ा इससे संबंधित कोई मामला हो, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय अधिकार है, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील कर सकते हैं किसी भी न्यायालय के विरुद्ध, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137। तो बाकी के जो अनुच्छेद हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जैसे कि 133 में क्या है, दीवानी मुकदमे, 134 में क्या है, फौजदारी मुकदमे। तो ये आपको इतना पढ़ने नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेशों या निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि मान लीजिए उसने कोई फैसला सुना दिया तो वह अपने फैसले को बदल सकता है, उस पर पुनर्विचार कर सकता है। ये अनुच्छेद 137 में कहा गया है, याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं रिट अधिकारिता। तो रिट क्या होती है, ये मैंने आपको मौलिक अधिकारों वाली वीडियो में विस्तार से बताया था। वहाँ पर मैंने आपको उदाहरण लेकर समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, मौलिक अधिकारों वाली वीडियो, वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। तो वहाँ पर आप देख लेना। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। तो हमने पढ़ा था कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, पर मौलिक अधिकारों के अलावा भी अगर संसद कोई कानून बना दे तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये इसमें कहा गया है, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार वाली वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पर मैंने सभी रिट बताए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। ये इसमें कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दी जाएगी, इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने। पर अनुच्छेद 143 उन्हें ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, पर उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन चुके हैं? तो इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखिएगा। क्या नाम है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला जज कौन बनी थी? यह है फातिमा बीबी। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि आज तक भारत की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, यानी कि भारत में कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी। पर ये जो फातिमा बीबी हैं, ये भारत की सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक। अगर भाग पूछ लिया जाता तो भाग 5। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन CJI रहे हैं भारत के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था, इनका नाम क्या है? YV चंद्रचूड़। अगर सबसे कम समय के लिए पूछा जाता तो कमल नारायण सिंह, वो मात्र 17 दिन रहे थे। और सबसे अधिक समय YV चंद्रचूड़, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? हमने पढ़ लिया था, राष्ट्रपति करते हैं। उन्हें शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगर उन्हें त्यागपत्र देना है तो वो भी राष्ट्रपति ही उनसे त्यागपत्र लेते हैं। तीनों चीज़ें राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगे है कि किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? तो जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो मूल संविधान में कितने न्यायाधीशों की व्याख्या थी? तो 7+1 यानी कि 8 न्यायाधीश बताए गए थे जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। पर वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो 33+1 यानी कि 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो कितनी उम्र तक वो अपने पद पर बना रह सकता है? हमने पीछे पढ़ा था, 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। हमने अनुच्छेद 124 में पढ़ा था कि मूल संविधान में बताया गया था कि 7+1 न्यायाधीश होंगे, पर संसद को अधिकार होगा कि वो इनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो 33+1 34 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो हमने पढ़ा था कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक वकालत की हो या 5 वर्षों तक जज रहा हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम क्या था? फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला जज बनी थी, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो कब हटाए जाते हैं? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो जब संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा, वो हमने पढ़ लिया पीछे कि कैसे पारित होगा, तो उसके बाद राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको अपने पद से हटा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव पारित होगा तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 100 सदस्यों का। अगर राज्यसभा में पारित होगा तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? तो बिना किसी शक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारत के सभी न्यायालयों को मान्य पड़ते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।